students, Assalamu alaikum. Let's begin our today's topic sentence completion. But before we start the lecture, आपको कुछ चीजें बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कि सेंटेंस कंप्लीशन का जो आपको ये नजर आ रहा है पीछे फॉर्मेट, सेंटेंस कंप्लीशन आपकी वोकेबलरी का टेस्ट है। जो वोकेबलरी आपके सिलेबस का हिस्सा है उस वोकेबलरी को सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 2, सेंटेंस कंप्लीशन का कोई सोर्स नहीं है कि ये स्ट्रिक्टली एफएससी बेस्ड होगा। तो ये मैंने जैसे बताया वोकेबलरी बेस्ड है, तो एनी सेंटेंस कैन बी गिवन टू यू एंड यू आर सपोज टू डू इट यूजिंग योर ओन नॉलेज। उसके बाद दूसरी बात, सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ये जो वोकैब है जो ऑप्शन के अंदर यूज होती है, इसका भी कोई सिलेबस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो ऑप्शन में दी हुई वोकैब होती है वो कदरे मुश्किल होती है, समटाइम्स ऐसा होता है। बहरहाल यू हैव टू कोप विद इट। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कैसे हमने सॉल्व करना है और कैसे 100% सक्सेस लेनी है, आज की टॉपिक्स में मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट्स और एज यूजुअल टिप्स बताऊंगा। तो लुक एट द फर्स्ट वन, जैसे इसको देखें, मार्था वॉज फाउंड डैश ऑफ मिसकंडक्ट। अब ये एक स्टेटमेंट है जो इनकम्प्लीट है, तो हमने इनमें से चूज करके कोई यहाँ पे ऐसा वर्ड लगाना है इन चारों में से जो इसकी सेंस को मुकम्मल कर दे। अब देखें मार्था वॉज फाउंड डैश ऑफ मिसकंडक्ट। अब डेफिनेटली हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबल, मार्था वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल, इन्वॉल्व्ड, गिल्टी, एक्यूज। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली वी हैव 2 ऑप्शंस। इनको तो हम समझते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं होता, एक्यूज नहीं होता। तो कैसे पता चलेगा कि हम ये नहीं है? उसके लिए कुछ होते हैं हिंट्स। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर आपको क्लूज और हिंट्स को ढूंढना होगा। अब इसमें क्या हिंट है? इसमें ये प्रेपोजिशन है ऑफ। अगर हम प्रेपोजिशन के हिंट को यूज करें तो हमें पता चलता है रिस्पॉन्सिबल के साथ तो फॉर आता है, जबकि गिल्टी ऑफ, और गिल्टी इस सिचुएशन में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स हमें देखना यह है कि गिवन सेंटेंस के अंदर क्या क्लूज है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन हमारे लिए एक क्लू मिला हमें, जिसको यूज करते हुए हमने सही आंसर को टिक लगा दिया। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेल यू सम फर्दर टिप्स दैट विल हेल्प यू डूइंग दिस क्वेश्चन विद 100% सक्सेस। लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इस पूरे स्टेटमेंट को देख के आपने नंबर 1 सेंटेंस के अंदर जो हिंट्स या क्लूज हैं उनको देखना है। नंबर 2, ट्राई टू रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर बात क्या की गई है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे मार्था अ फीमेल वाज फाउंड ऑफ मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट से पता चलता है कि ये एक बुरा एटीट्यूड है उसका, तो उसका डेफिनेटली उसको जिम्मेदार ठहराया गया। तो कुछ ना कुछ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ क्लूज हमने उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जब कॉन्टेक्स्ट की बात समझ आ गई, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने आना है ऑप्शंस पे। तो जो ऑप्शन में वोकैबुलरी है डेफिनेटली ये चैलेंजिंग भी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि सेंटेंस के अंदर हिंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक बात की, तो हम आगे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हिंट्स हैं, उनसे कैसे आपने हेल्प लेनी है। तो जब आपको हिंट मिल जाएगा गिवन सेंटेंस में, दूसरे लेवल पे आप आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा लेवल है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कि इसके अंदर क्या थीम है, क्या स्टोरी है, क्या बात की जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किसका इफेक्ट किस पे हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट को भी आप समझेंगे। तो जैसे हमने हिंट को भी देखा और कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लिया, देन कम थर्ड लेवल ऑप्शंस। तो ऑप्शन के अंदर जो वोकैब होती है समटाइम वो बहुत बड़ा चैलेंज लेके आती है। इट्स लाइक बैड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ बेटा एक बात याद रखनी है आपने कि एक तो जो यूएचएस की वर्ड लिस्ट है उसको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है, दूसरा जो एफएससी की वोकैबुलरी वो भी याद करनी है। लेकिन फिर भी देयर इज ऑलवेज समथिंग चैलेंजिंग इन द एग्जामिनेशन। जो भी डिफिकल्ट अननोन वर्ड आता है उसको हमने इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना है, मेकिंग सेंस और नॉट। अगर वो सेंस बना रहा होता है, ठीक है ना, या हमें लगता है कि जो वोकैब हमें आती है उनमें से कोई यूज करने वो सेंस नहीं बना रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम उस अननोन वर्ड पे रिस्क ले सकते हैं। एमडी कैट का एक रूल है
कि नेवर मेक गेस अंटिल यू एलिमिनेट 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो 2 को एलिमिनेट अगर आप कर दें देन यू कैन मेक अ गेस बिटवीन द 2, और उससे भी काफी हद तक। और दूसरी बात ये कि आपका एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप और रिलैक्स होके 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को क्रॉस कर दिया ऑप्शन को। किसी 2 पे अगर आपका माइंड जो है वो शटल कॉक बना हुआ है तो उनमें से किसी एक के ऊपर आप जा सकते हैं जब आपको दोनों वर्ड्स नहीं आ रहे होते। ऑप्शंस को आपने वोकेबलरी की सपोर्ट के साथ हल करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। अनलाइक माई फर्स्ट रिक्टी कार माई न्यू कार इज मोर। तो अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आता है, आपको इस तरह का सेंटेंस आता है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है, तो हम देखेंगे इसमें हिंट्स कौन कौन से यूज हुए, सिग्नल्स कौन कौन से यूज हुए। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें अनलाइक, ठीक है, अनलाइक माई फर्स्ट रिक्टी कार, तो हमें ये समझ आती है कि जो उसके पास पहली कार थी वो रिक्टी थी, पुरानी थी, खटारा थी। तो अगली क्लॉज में डेफिनेटली इसके ऑपोजिट बात होगी क्योंकि कंट्रास्ट है इसमें। तो अनलाइक इज अ कंट्रास्ट सिग्नल। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जो रिक्टी कार थी तो उसका उलट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा। डेफिनेटली माई न्यू कार इज मोर। तो हम कोई भी वर्ड जैसे कंफर्टेबल या लग्जूरियस ये वर्ड लगा सकते हैं। तो आइडिया हमने लिया इस कंट्रास्ट सिग्नल से। तो देयर आर डिफरेंट हिंट्स जो आपने फाइंड आउट करने, उनमें से नंबर 1 पे आते हैं बेटा कंट्रास्ट सिग्नल्स। कंट्रास्ट में ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आए या बीच में आए एज अ कनेक्टर, अनलाइक, बट, ऑल्दो, कॉन्ट्ररी टू, ऑपोजिट टू, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। तो आपने उसकी दूसरी क्लॉज में उसका ऑपोजिट फाइंड करना है। तो ये एक तरह का एंटोनिम का टेस्ट हो जाएगा। नंबर 2 एडिशन। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई सिग्नल यूज हुआ है जैसे एंड है, तो इसका मतलब है सिमिलर आइडिया शुड बी कंटिन्यूड। मोर ओवर, जैसे पहले जो बात की मोर ओवर के बाद भी वही बात होगी, उससे सिमिलर होगी। तो एंड एक हिंट है जो सेम आइडिया को आगे कंटिन्यू करता है। एज वेल, ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, सेम और सिमिलर मीनिंग्स के लिए। इन एडिशन टू, लाइक, लाइकवाइज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस। इसके साथ साथ वो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है आई डॉट ई डॉट, इसको दैट इज बोलते हैं, और ये ई डॉट जी डॉट बोलते हैं जिसको फॉर एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही एडिशंस के लिए यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तो आपके लिए ये काम करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इन सिग्नल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस बेहतर होती है। जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस हो जाएगी तो आपके लिए राइट ऑप्शन तक जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कंपैरिजंस तीसरे नंबर पे सिग्नल हिंट्स में आता है। आपने देखना है सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन तो नहीं है, तो कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कंपैरिजन है। एज, सिमिलरली, एज गुड एज बैड एज, जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, रादर देन, प्रिफर टू। तो सेंटेंस के अंदर आपको अगर इशारा मिल जाए कि इसमें कंपैरिजन है तो डेफिनेटली आपको ये फिर ढूंढना आसान हो जाएगा कि किस चीज को किस चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो आप फिर ऑप्शंस को ढूंढने में आसानी होगी। उसके बाद आता है नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहली एग्जांपल में बताया कि सेंटेंस के अंदर कुछ हिंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और ब्लैंक के फौरन बाद प्रपोजिशन आई है, ऑफ आई है, एट आई है, टू आई है, इससे आपको गिवन ऑप्शंस में वर्ड की सिलेक्शन में आसानी होती है कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना, एक्यूज का मतलब भी इल्जाम लगाना होता है, और चार्ज का मतलब भी इल्जाम लगाना होता है। लेकिन तीनों का मीनिंग एक है बट प्रपोजिशनल डिफरेंस है। ब्लेम फॉर, ठीक है, एक्यूज ऑफ, चार्ज विद। अब अगर ब्लैंक के फौरी बाद विद है और यहां पे आप ब्लेम, चार्ज, तीन में से कौन सा लगाएंगे? ब्लेम विद तो नहीं होता, चार्ज विद, तो यहां पे आ जाएगा चार्ज। अगर प्रपोजिशन विद नहीं है, ऑफ है, तो डेफिनेटली चार्ज रॉन्ग हो जाएगा। यू विल चूज एक्यूज। तो इस तरह जो ब्लैंक के फौरन बाद प्रपोजिशन आती है, ये आपके लिए एक हिंट का काम कर सकती है। दैट विल फैसिलिटेट यू फाइंडिंग आउट द राइट ऑप्शन। और उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल हो, एन, इंडेफिनेट आर्टिकल्स है या द लगा हुआ है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको यहाँ पे जो नाउन चाहिए
वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, या बिगिनिंग विद वाउल साउंड या बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. सो दिस कुड बी अ वेरी गुड स्पोर्ट इन द टाइम ऑफ नीड व्हेन यू विल बी स्टक इन द एग्जामिनेशन. Just think over and find out the clues in the sentence. Once you are able to find a clue, then your job is done. So, dear students, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूं जिससे आपकी सेंटेंस कंप्लीशन में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ये करने में एक मजा भी आएगा और आप खुश भी होंगे क्योंकि आपका इन टिप्स के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. सो क्या क्या वो चीजें हैं जो हम सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं. वो तो आपने सेंटेंस के कीवर्ड्स को लाजमी देखना है और कीवर्ड्स में कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एडजेक्टिव्स का यूज और एडवर्ब्स का यूज. ये गेम चेंजर होते हैं. आपका एडजेक्टिव एडवर्ब को अगर आप अच्छी तरह समझ गए, जैसे इस एग्जांपल में रिक्ति कार है, वी गेट द आइडिया कि अगली जो चूंकि ये कंट्रास्ट सिग्नल है और ये रिक्ति एक नेगेटिव वर्ड है, इसका कंट्रास्ट पॉजिटिव होगा. सो वी नीड पॉजिटिव वर्ड ओवर हियर. इस तरह आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा. प्रीजम्पशंस किससे कहते हैं, प्रीज्यूम कर लेंगे, आपको गेस लगाने में आसानी होगी. तो सेंटेंस कंप्लीशन को करने के लिए एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं राइट आंसर की सिलेक्शन के लिए, आइए इसको देखते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस. व्हेन अमेंडा टोल्ड हर हस्बैंड दैट हर डायमंड नेकलेस हैड बीन मिसप्लेस्ड समवेयर, कॉमा, ही डैश हर. तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि अमेंडा से मिस्टेक हुई है कि उसका एक डायमंड नेकलेस जो मिसप्लेस हो गया, तो उसने अपने हस्बैंड को बताया. सेकेंड क्लॉज में अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ हस्बैंड, ही डैश हर, दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. अब हमें नहीं पता कि अमेंडा और उसके हस्बैंड में आपस में अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है. तो यहां पे आपकी लॉजिकल स्किल्स काम आएंगी. वो क्या है कि हम देखेंगे कि कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो हमें बताया कि उसके हस्बैंड ने शाउट किया. डेफिनेटली अगर हम एक कॉमन सेंस यूज करते हुए तुक्का लगाएं तो हम कहेंगे शाउटेड एट हर, एक्यूज्ड हर, कंसोल्ड हर और एडमोनिश्ड हर. तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें से राइट ऑप्शन क्या है. अब क्या करता हूं, अब इस सेंटेंस में मैं कुछ एडजेक्टिव्स लगाता हूं ताकि आपको लगेगा. अब मैं इस सेंटेंस में मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स यूज करता हूं और आप फिर देखिएगा कि क्या उससे हेल्प मिल रही है राइट ऑप्शंस को ढूंढने में. अभी इस तरह इस एमसीक्यू में वी आर लॉस्ट के शाउटेड एट भी करेक्ट है, कंसोल्ड भी ठीक है, एडमोनिश्ड भी ठीक है, बिकॉज सिचुएशन तो वैसी है. लेकिन यहां पे इसमें मैंने कोई ऐसा क्लू यूज नहीं किया. अब मैं ऐड करता हूं कुछ एडजेक्टिव्स और आपने मुझे बताना है कि अब उन क्लूज को देख के कौन सी ऑप्शन इसमें से सही होगी. अब देखें, व्हेन अमेंडा टोल्ड हर, अब जो हस्बैंड है इसके साथ मैं वर्ड यूज करता हूं सिनिक हस्बैंड, बैड टेम्पर्ड, ग्रम्पी, हु कम्स इनटू एंगर एट एवरी मोमेंट. तो जब हम सिनिक हस्बैंड लगाएंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन हैज चेंज ऑल टुगेदर और सिनिक हस्बैंड का रिएक्शन जो होगा वो सीवियर होगा. तो इसमें शाउटेड एट और एडमोनिश्ड ये दो वर्ड्स हमारे आ जाएंगे कि ये हमें पता होगा कि इनमें से ही कोई एक होगा. फिर अगले दूसरे हिंट की तरफ जाएंगे कि इनमें से एक कौन सा है. अब अगर मैं यहां पे लविंग कर दूं, ये भी एक एडजेक्टिव है. हस्बैंड से पहले मैं वर्ड लविंग ऐड कर रहा हूं. जब लविंग हस्बैंड होगा तो हमें पता चलेगा कि उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा. तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शंस अब रॉन्ग हो जाएंगी. लविंग हस्बैंड का रिएक्शन डेफिनेटली वो ये हो सकता है कंसोल्ड, क्योंकि वो एक्यूज भी नहीं कर सकता. सो आंसर इज क्वाइट डिस्टिल्ड. ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को देखना है जो सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं और उनसे हेल्प लेनी है, उनसे एक माइंड पिक्चर बनानी है कि इस सिचुएशन में कौन सी गिवन ऑप्शन ठीक हो सकती है. ठीक है, विदाउट एडजेक्टिव हमने देखा वी वर कंफ्यूज, हमें सारे ठीक लग रहे थे. फिर हमने सिनिक लगाया यहां पे तो हमें दो ठीक लग रहे थे. अब मैंने सिर्फ एक एडजेक्टिव चेंज किया लविंग, अब उसमें एक ही ऑप्शन ठीक लग रही है कि लविंग हस्बैंड का अगर लॉस हो भी गया, वट एवर डायमंड है या उससे भी कोई कीमती चीज है, लेकिन उसका रिएक्शन वो माइल्ड होगा, तो उसके लिए हम कंसोल्ड का लफ्ज लगा सकते हैं. ठीक है, आई होप कि ये टिप आपको बहुत काम आएगी. नंबर 3 पे आता है इंट्रा क्लॉजेज रिलेशनशिप. अगर आपको गिवन सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, आपके सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, तो ये भी आपके लिए एक हिंट है कि पहला पार्ट क्या कहता है और दूसरा पार्ट उसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग देता है. यानी दोनों क्लॉजेस के बीच में
जो रिलेशनशिप बनती है वो क्या है। तो वो कौन कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, कॉज और इफेक्ट। ये भी हो सकता है कि आपको गिवन सेंटेंस की जो पहली क्लॉज है उसमें कॉज बताया गया हो, किसी भी चीज का कॉज, ठीक है, और दूसरी क्लॉज में इफेक्ट हो। तो इफेक्ट के मुताबिक वोकैबुलरी में से आप वर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे कॉज है हाई टैक्सेशन, तो आपका हाई टैक्सेशन के बाद एक जो लॉजिकल गैस है कि जब हाई टैक्सेशन होगी तो उसका जो इफेक्ट होगा वो अनरेस्ट होगा, अनरेस्ट अमंग द मैसेज, लोगों में बेचैनी फैलेगी। तो जो सेंटेंस होगा उसको आपने इस तरह ब्रीफ करके लिखने के पहली क्लॉज के अंदर कॉज है और जो दूसरी क्लॉज के अंदर आइडिया क्या वो इफेक्ट है, तो इससे भी काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो इंट्रा क्लोजर रिलेशन में दूसरी टाइप आती है एक्शन रिएक्शन की। फर्स्ट टाइप में कोई एक्शन मेंशन होगा तो सेकंड में उसका रिएक्शन होगा। एग्जांपल देखिए, अगर फर्स्ट क्लॉज में कोई जस्टिस का मेंशन किया हुआ है तो जस्टिस के बाद उसका जो रिएक्शन के तौर पे आता है, इफ वी प्रिवेल जस्टिस, डेफिनेटली उसके रिएक्शन के तौर पे होगा पीस प्रेवलेंस होगी, पीस प्रिवेल करेगा। नंबर 3, वर्ड डेफिनेशन। ये भी एक इंट्रा क्लोजर रिलेशनशिप है। फर्स्ट पार्ट में हैव अ वर्ड दैट कुड बी अ क्वेश्चन, जो ब्लैंक होगा वो आपने गेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन। तो यहां पे इंग्लिश और उसके बाद उसकी डेफिनेशन अ लैंग्वेज ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो समटाइम ये होता है कि जो डिटेल्स है जैसे दैट क्लॉज, विच क्लॉज और हु विच और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये आए होते हैं, उससे पहले वाला आपके पास ब्लैंक होता है, वो ब्लैंक में वो वर्ड आएगा जिसकी आगे डिटेल है। एक तो ये हु विच और दैट है, दूसरा इसमें कॉलन साइन नजर आएगा। अगर कॉलन के बाद आप देखिए वो भी डिटेल्स होती हैं जिसको आपने वर्ड के साथ मैच करना होता है। तो ये वर्ड डेफिनेशन क्लॉजेस का ये इंट्रा रिलेशन हो सकता है। तो आपने बहुत डिटेल से ये डेफिनेशन को पढ़ना है और उसको उसके वर्ड के साथ, जो कि 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड्स होंगे, वो आपने लगाने हैं। फिर हमारा आ जाता है कंपेयर कंट्रास्ट। आइए इसमें एग्जांपल देखते हैं। लिटरेसी में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोग्रेस है उसका आंसर, अगर कंट्रास्ट में जा रहे हैं तो इग्नोरेंस है। उसके बाद आखिरी चीज आती है कंडीशन हाइपोथेसिस। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आपको आएंगे जिसका एक पार्ट कंडीशन होता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि इंस्ट्रक्शंस को समझें कि इसमें पहले में कंडीशन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा ये कंडीशंस है? जैसे आपने पढ़ा इफ से कोई क्लॉज शुरू हो रही है, व्हेन से हो रही है, अनटिल, अनलेस से हो रही है, तो वो कंडीशंस होती हैं। तो एक क्लॉज में अगर कंडीशन है तो दूसरी में उसका हाइपोथेसिस होगा। तो हाइपोथेसिस को मे भी आपकी ब्लैंक हो सकती है। समटाइम हाइपोथेसिस बता के आपसे कंडीशन पूछी जाती है और कभी कभी ये वाइस वर्सा होती है कि कंडीशन बता के आपसे हाइपोथेसिस पूछा जाता है। तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, ओबे, अगर हम ओबे करते हैं दूसरों को तो ये अगर हम ओबे करते हैं, ये कंडीशन हम बता रहे हैं। इफ वी ओबे वी गेन रिस्पेक्ट, ठीक है। इफ वी डोंट ओबे वी डोंट गेन रिस्पेक्ट। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपकी क्लॉजेस के अंदर रिलेशनशिप क्या है। अगर आप इसको समझ जाएं, इन हिंट्स को यूज करने की प्रैक्टिस कर लें, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देयर विल बी नो इशू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। लेक्चर को याद रखना है। इससे पहले कि हम एग्जांपल्स करें, मैं इन चीजों को थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि गिवन सेंटेंस जो आपको आएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस, यू आर सपोज टू कंप्लीट इट। But before you complete it, what are you supposed to do? First, try to find out hints in the sentence. When you are able to find the hints, number 2, try to understand the context overall. When you understand the context, then you can go to the options down. There are 4 options. Read all the 4 options and try to use one by one back into the space and learn the sentence, if it is making sense or not. You will get the idea. So we have discussed in detail the hints कि कौन कौन से hints होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से कैसे आपने हेल्प लेनी है। आए हम इसको अब करते हैं। और दूसरे नंबर पे इंट्रा क्लॉजेस रिलेशनशिप के 2 क्लॉजेस में अगर सेंटेंस है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है उससे भी आप काफी हेल्प ले सकते हैं। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दीज टिप्स। So let's do the examples. आप इस पहले एग्जाम्पल को देखें। If a speech is full of pompous words, it is, तो डेफिनेटली हम गैस लगा सकते हैं कि जिस स्पीच में pompous words है, बहुत ज्यादा अल्फाज है, उसको हम क्या कहेंगे? टर्सनेस ये होती है, या इसको वर्बोस स्टाइल कहते हैं। टर्सनेस जिसमें कम अल्फाज इस्तेमाल हो और वर्बोस जिसमें ज्यादा हो। तो डेफिनेटली
दो में से एक अगर आपके पास ऑप्शन होगी तो वर्बोस इसका आंसर होगा। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखी ताकि आपका फोकस जो है वो सेंटेंस और उसके अंदर जो यूज होने वाली फीचर है उस पे जाए। तो इसमें देख लें, ये पहला पार्ट है, कंडीशन है, इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पस, ठीक है ना। इफ अ स्पीच इज नॉट फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड्स, तो ऑप्शन आंसर और हो जाएगा। तो जो हल्की सी भी चेंज सेंटेंस के अंदर होती है उससे भी मीनिंग बदल जाते हैं। सो इफ अ स्पीच फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड्स, डेफिनेटली ये स्पीच काफी एलेबोरेटेड होगी, डिटेल्ड होगी, उसके लिए वर्बोस का वर्ड जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा, ब्रीफ का नहीं होगा। नंबर 2, यूजुअली द असेंट ऑफ अ माउंटेन फेस इज मच इजियर देन इट्स। अब इसमें कंपैरिजन है, प्रीफिक्सेस से आप हेल्प ले सकते हैं कि वर्ड नेगेटिव है या नहीं है। उसके बाद चलते हैं, कॉन्ट्ररी टू हिज फादर्स माइजरली नेचर। कॉन्ट्ररी टू, ये हमारे पास एक हिंट आ गया। कॉन्ट्ररी टू का मतलब तो ऑपोजिट टू। हिज फादर्स माइजरली नेचर, माइजरली नेगेटिव एटीट्यूड है, और इस नेगेटिव का जो डेफिनेटली अगली क्लॉज में इसका कंट्रास्ट आएगा। अहमद इज क्वाइट अ डैश, अहमद इज क्वाइट अ डैश, डेफिनेटली नेगेटिव का जो कंट्रास्ट होगा वो पॉजिटिव बनेगा, अ डैश मैन। डेफिनेटली अब हमने माइजरली को देखना है, माइजरली का ऑपोजिट क्या बनेगा, तो माइजरली का ऑपोजिट बनेगा जेनरस। तो हम इसको यूं करेंगे, अहमद इज क्वाइट अ जेनरस मैन। यहां पे हम गुड नहीं लिखते हैं, गुड भी पॉजिटिव है, अगर ऑप्शन में गुड है तो आपने इस वर्ड को देखना है, माइजरली, इसका कंट्रास्ट यहां पे यूज करना है। आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी सेंटेंस कंप्लीशन पे होगा, नेक्स्ट लेक्चर भी सेंटेंस कंप्लीशन पे होगा। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।